हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को कवर करती है। इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है आखिर और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। ये पार्ट 1 है, सब्सिक्वेंटली सारे पार्ट्स अपलोड होंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस हैं, हमारी डेली एग्जिस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है और सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल परफॉर्म करता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सो चलिए देखते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बेसिक सवाल ही ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब कैसे, अब मान लो आप एक ग्रुप के मेंबर हो जिस ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस ग्रुप में हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा उस ग्रुप में डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग हॉबीज़ हैं, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। किसी को बुक्स पसंद हैं, किसी को कुछ और पसंद है, कोई रिच है, पुअर है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से उस ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो रिच है, जो स्ट्रॉन्ग वाला जो ग्रुप होगा या स्ट्रॉन्ग जो लोग होंगे इंडिविजुअल्स, वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस डाइवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा फील करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो कि इस सोसाइटी के सारे लोग फॉलो करेंगे, उन पर एग्री करेंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है जो कि ये सारा ग्रुप फॉलो करेगा, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो थोड़ी सी कम की जा सके। लेकिन क्या सिर्फ रूल्स होना, बेसिक रूल्स होना इनफ है? अगर बेसिक रूल्स हैं लेकिन उनको कोई फॉलो ही नहीं करता है तो क्या उनकी कोई रेलेवेंस है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बेसिक रूल्स हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है तो कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा। उसको नहीं पता होगा कि दूसरा इंडिविजुअल उसको कहाँ कहाँ और क्या क्या हार्म कर सकता है, तो वो बहुत इनसिक्योर रहेगा। इसीलिए बेसिक रूल्स का इन्फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई उन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए एक सेट ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए जो कि उसको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो बेसिक रूल्स है हमारे, ये पब्लिकली प्रोमलगेटेड होने चाहिए, यानी कि सबके द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन, लोगों को एक सेट ऑफ अरेंजमेंट बना के देता है और एश्योर करता है कि हर एक लोग जो हैं वो उनको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब सेकंड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि कौन डिसीजन लेगा, कौन उन डिसीजंस को फॉलो करेगा, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे एक कंट्री में। ठीक है, हु हैज़ पावर टू मेक लॉज, लॉज कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल रूल्स देता है, लेकिन वो रूल्स कौन बनाएगा, कैसे होंगे, ये भी खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोग जो हैं वो रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि लोग किस टाइप के लोग, कौन लोग होंगे वो जो लॉज बनाएंगे, और कौन लोग होंगे जो गवर्न किए जाएंगे, किस तरीके से गवर्न किए जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को हम पावर दे देते हैं लॉज बनाने की, तो क्या पता वो जो वीक ग्रुप है उनके लिए अनफेयर एंड अनजस्ट हो, तो कॉन्फ्लिक्ट फिर से आएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट लॉज बनाएगा। पार्लियामेंट में वो लोग जाएंगे जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए जाएंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और वो लॉज बनाएंगे। ठीक है, अब पार्लियामेंट को अथॉरिटी तो मिल गई कि पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, लेकिन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इसके लिए भी तो एक लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के लिए एक लॉ बनाता है जिसके थ्रू पार्लियामेंट आगे और लॉज बना सकती है जिनको लोग फॉलो करेंगे, और उसी तरीके से कंट्री को गवर्न किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट के लिए लॉ बनाता है जिससे वो सब्सिक्वेंटली आगे और लॉज बना सके।
ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है कि स्पेसिफाई करेगा कि डिसीजन कौन लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे और फिर लोगों के लिए लॉज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन लोगों ने जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उनके फेवर में ही डिसीजन लेगा, क्योंकि समटाइम्स गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, कोई गवर्नमेंट अगर मान लो हमने किसी गवर्नमेंट को चूज़ किया लेकिन वो ऐसे रूल्स या ऐसे लॉज पास कर देती है जो हमारे लिए अनफेयर हैं। मान लो हमारी कोई सदियों पुरानी चल रही एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर उस पर बैन लगा दिया जाए या किसी स्पेसिफिक कलर के क्लॉथ्स हमें पहनने से मना कर दिया जाए या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को पानी वेल का पानी यूज़ ना करने दिया जाए या प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर सकती एक कास्ट, कुछ ऐसे रूल्स अगर कोई गवर्नमेंट पास कर देती है तो क्या वो गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने जो गवर्नमेंट चूज़ की वो लोगों के लिए ही काम करेगी? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके लिए हम लोग उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं। हम लोग नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर लिमिटेशन लगाता है। अब कैसे लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है, बेसिक राइट्स देता है, जिनको वायलेट करना गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है। अगर गवर्नमेंट वायलेट करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो उसको भी अलग से पनिश किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? जैसे हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये राइट टू लाइफ हमारे बेसिक राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ बेसिक लिबर्टीज़ दी होती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा हम कंसाइज कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं अपना रिलीजन, है ना, हमें लिबर्टीज़ हैं। तो ये सारी बेसिक लिबर्टीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस लगा सके। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो हमारे फंडामेंटल एंड बेसिक लिबर्टीज़ होती है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? एक जब मतलब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, मान लो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं या इंटरनल या एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, मान लो कोई वॉर हो जाती है, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे वॉर कर देती है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है और सेंटर ही जो है वो स्टेट के डिसीजंस को भी कंट्रोल करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ एक्सटेंट तक लिमिट हो जाते हैं। उस टाइम पर हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अलावा कभी भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया थर्ड फंक्शन, जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है। अब फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सोसाइटी के गोल्स को अकॉम्प्लिश करने में या फुलफ़िल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, एम्पावर करता है कि वो लोगों के जो डिमांड्स हैं, लोगों के जो बेसिक वेलफेयर जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। अब देखो, जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे, यानी कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे, वो क्या करते थे, वो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग पावर देते थे और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाते थे, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट करते थे। सर्टेन पॉलिसीज़ या किसी चीज़ को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती थी तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसके लिए ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस उसके ऊपर पावर का लिमिट लगाते थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे इंडिया का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करते हैं, ये इनेबल करते हैं गवर्नमेंट को टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स। गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप्स ले, उसके लिए ये एम्पावर करते हैं गवर्नमेंट को। कैसे? जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बना सकती है, वेलफेयर पॉलिसीज़ बना सकती है, ताकि वो कंट्री को अपलिफ्ट करने में कोशिश करे। अब उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया के। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के एग्जाम्पल। ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये पर्सपेक्टिव देखा, उन्होंने ये ध्यान में रखा कि इंडिया में हमें बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हों, हर पर्सन की मिनिमल डिग्निटी मिले और सोशल रिस्पेक्ट मिले। उसके हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है कि वो उसी तरीके की पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर काम करे, मिनिमल डिग्निटी प्रोवाइड करने की कोशिश करे, पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले वो लोगों के लिए। ठीक है, अब ये इंडिया के एग्जाम्पल है। जो साउथ अफ्रीका है, अब वहाँ पे क्या आपको पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हिस्टोरिकल रहा है, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो उनका जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उसी पर्सपेक्टिव से काम करेगा कि लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जाए और इसके लिए वो पॉजिटिव मेजर्स लेगा। ठीक है,
अब उसके बाद हम देखेंगे इंडोनेशिया की एग्जाम्पल। अब इंडोनेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो फिर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर काम करती है, वो कहती है कि हम लोगों को नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाना है। मतलब इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करना चाहता है कि उनकी कंट्री में जो भी पुअर या फिर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं वो उनकी गवर्नमेंट उनका ध्यान रखे, उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है, अब हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उस कंट्री की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से काम करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। इसीलिए जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि सोसाइटी के जो भी गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करे उस कंट्री की गवर्नमेंट। ठीक है, और एक जस्ट सोसाइटी बने, ऐसी कंडीशंस बने जिसमें सोसाइटी जो है वो एक जस्ट सोसाइटी हो, वेलफेयर स्कीम्स हो ताकि लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। अब उसके बाद फिफ्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 4 आइडेंटिटीज़ हैं: कलेक्टिव आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी दे। अब वो किस तरीके से देगा? मान लो अब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हमने सोसाइटी में बनाए कि सारे लोग उन पर एग्री करेंगे। अब सारे लोग एक साथ आएंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, फिर वो उनको गवर्न करेगा। तो सारे लोग एक साथ डिसाइड करते हैं ना कि हमें कौन गवर्न करेगा, किस तरीके से गवर्न करेगा। तो वो सारे लोगों का एक साथ आना ही तो कलेक्टिविटी है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। अब पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें कैसे मिलती है? हम 18+ हो जाते हैं तो हमारे पास राइट टू वोट होता है, हम लोग इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं, वी हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। उसके बाद वी हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, हम दूसरों के राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। अब ये राइट हमें कौन देता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, हमारी पॉलिटिकल पहचान है कि एक देश के इंडिविजुअल होने की वजह से हम लोग पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंजॉय करते हैं। उसके बाद मॉरल आइडेंटिटी। अब मानो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास कलेक्टिव आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, लेकिन मॉरल आइडेंटिटी का मतलब है कि हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को किस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं। हम उनका मतलब कि गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम बोलते हैं, हमारे पास बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर रॉन्ग कमेंट्स करें, हम किसी के बारे में गलत बोलें या फिर हम किसी को भटकाएं किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं अपने राइट का। तो मॉरल आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है इंडिविजुअल्स के लिए, और कहीं हम अपने राइट्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमें मॉरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब सबसे बड़ी हो गई नेशनल आइडेंटिटी, हमारी नेशन में पहचान, हम एक नेशन के इंडिविजुअल हैं, उसके सिटीज़न हैं, ये हमारी एक नेशन लेवल पर एक पहचान होती है। ठीक है, जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। अब देखो, हम वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें, अलग अलग कंट्रीज़ को देखें, तो हर एक कंट्री अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेटिक दिखाने की कोशिश करती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कंट्री के आइडियोलॉजी को अपने स्टाइल से फ्रेम करने की कोशिश करती है। ठीक है, लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस एंड लॉज बनाए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जो जर्मन है। अब जर्मन आइडेंटिटी कैसे डिसाइड होती है? जर्मन कंट्री अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से डिफाइन करती है कि जो भी लोग जो हैं वहाँ पे उस कास्ट को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, लैंग्वेज वही जर्मन बोलते हैं, या फिर वहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, तो वो जर्मन आइडेंटिटी में आएंगे। ठीक है, जर्मन के सिटीजन्स कहलाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर सिटीजनशिप डिसाइड नहीं करता है। इंडिया में सिविल, पॉलिटिकल, मॉरल आइडेंटिटी होती है। इंडिया में एक स्पेसिफिक कास्ट की वजह से हमें उस कंट्री का सिटीज़न नहीं कहा जाता। इंडिया में उसको इंडिया का सिटीज़नशिप दिया जाता है जो इंडिया के रूल्स को फॉलो करता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है, जो हमारे प्रोविजंस लॉज को फॉलो करता है, उसको सिटीज़नशिप मिलती है। ना कि इस बेसिस पर कि वो इंडिया में उसका जन्म हुआ है और उसका रिलीजन कोई स्पेसिफिक रिलीजन है, वो इस कास्ट का है, वो ये लैंग्वेज बोलता है, इसीलिए हमने उसको सिटीज़नशिप दी है। तो इंडिया एथनिसिटी के बेसिस पर सिटीज़नशिप नहीं देता है, और नेशनल आइडेंटिटी भी इंडिया में इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होती है।
सो नेशनल आइडेंटिटी डिसाइड होने के अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल आइडेंटिटी उसे प्रोवाइड करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, उनके रूल्स एंड लॉज के हिसाब से चलता है। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।